और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये भी है, दीपक फर्टिलाइज़र के पास में अभी एक्सपोर्ट लाइसेंस ही नहीं है। फर्टिलाइज़र्स की अपनी एक अलग कहानी है, फर्टिलाइज़र्स की प्रॉब्लम ये है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कि जब इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है वो किसानों को ज़्यादा देनी पड़े। जब किसान को ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी तो वो खुश रहेगा, गवर्नमेंट को वोट करेगा, तो वोट बैंक की तरह सारी चीज़ें। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इसके ऊपर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं। क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के पहले से ही स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको पूरा रेड नज़र आएगा ये। डेली के हिसाब से स्टॉक गिर रहा है जब से जनवरी के अंदर इसका रिजल्ट आया है और 700 के भाव पे कहीं स्टॉक था। गिरते-गिरते आप देख सकते हो 524 के लेवल पे आ गया है। लगभग 25% से ज़्यादा की इसमें गिरावट हो चुकी है। जब इतनी गिरावट होती है तो लोगों के मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या स्टॉक को यहाँ खरीद लें, क्योंकि अब और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सपोर्ट से नीचे आ गया है। तो एक अच्छा लेवल है खरीदने का, बॉटम फिश कर लें, इसको यहाँ से स्विंग कर दें, लगभग 40% का स्विंग ये बन जाएगा। वो डिस्कस करेंगे। प्लस इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक व्यू देखेंगे क्वार्टर 4 के अंदर, क्या कंपनी क्वार्टर 4 अच्छा दिखाएगी या क्वार्टर 1 जो आएगा FY 25 का क्या वो अच्छा रहेगा? उसके एंगल से पूरा एनालिसिस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं, सब डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दूँगा। पैसे आपके हैं, रिस्क आपका है, बाय करना है, सेल करना है, आप अपना एनालिसिस एक बार ज़रूर खुद से करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, सीधा क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे इसका, जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है दिसंबर 23 की, इसमें आपको 32% माइनस में दिख रहा है, मतलब डी ग्रोथ करी है कंपनी ने। जो सेल्स इन्होंने दिसंबर 2022 में करी थी 2755 2755, वो घट के 1853 की रह गई है। मतलब यहाँ पे जो इनके वॉल्यूम्स हैं वो घट गए हैं, रेवेन्यू जो है वो घट गया हैगा। दूसरी प्रॉब्लम की बात ये है, दिसंबर 22 के मार्जिन 17% थे, यहाँ पे 15% है। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्जिन 1-1 परसेंट से मार्जिन से जो है करोड़ों का इम्पैक्ट आता है। तीसरी जो इसमें रेड फ्लैग है इनके रिजल्ट के अंदर, वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट आप देखो यहाँ पे 53 से बढ़ के सीधा 107 106 हो गई, मतलब डबल हो गई है। मतलब कंपनी ने जो अपनी डेट है, जो लोन है वो ज़्यादा ले लिया है। डेफिनिटली इन्होंने लोन का यूज़ जो है पॉजिटिवली किया है। इन्होंने कैश इन वर्किंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। अपनी कैपेसिटी को काफ़ी एग्रेसिवली ये लोग बढ़ा रहे हैं, बड़े-बड़े प्लांट्स ओपन कर रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। लेकिन फिलहाल जो इम्पैक्ट है, इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और उस इंटरेस्ट की वजह से इनका जो कॉस्ट है लगभग 100 करोड़ से कम हो, इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 100 करोड़ से कम हो रहा है। तो अभी का प्रॉफिट 61 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर 4.56 है। अर्निंग पर शेयर अगर आप पीछे के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम है, मतलब हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर 35.98 जून 22 में था, अभी 4.56 है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अर्निंग पर शेयर जो है एकदम गिर चुका हैगा, इसीलिए स्टॉक में गिरावट तो हो रही है। बैलेंस शीट में डेट 4000 करोड़ की है इनके पास, रिजर्व 5000 करोड़ के हैं। डेट 4000 करोड़ अभी भी है। इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि इस क्वार्टर में भी जो डेट है वो 4000 करोड़ के आसपास ही है, कोई गिरावट इसमें नहीं हुई है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो क्वार्टर 4 रहेगा, उसमें भी आपको 100 करोड़ तक का जो एक इंटरेस्ट है वो देखने को मिल सकता है। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के बढ़ गए हैं, आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट इनके जो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने कैश इन वर्किंग कैपिटल किया हैगा, वो प्लांट इनके अब कमेंसमेंट होते हैं, जब जैसे ही वो शुरू होते हैं, शुरुआत होने के बाद में उन प्लांट्स की कैपेसिटी को फिक्स्ड एसेट्स में डाल दिया जाता है। तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स सॉलिड बढ़े हैं। तो इससे क्लियरली ये चीज़ पता लगती है कि अभी बेशक कंपनी बुरे समय से गुजर रही है, क्योंकि इंटरनेशनली, ग्लोबली, डोमेस्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम मेजरली एक्सटर्नल है। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या-क्या प्रॉब्लम्स है वो, मतलब कंपनी के बाहर की प्रॉब्लम्स है, कंपनी के अंदर की नहीं है। तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कंपनी की लॉन्ग टर्म व्यू को देखोगे आप तो फिक्स एसेट्स इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो भी इंप्रूव हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे डीआईएस की जो एक होल्डिंग है 12.97 हो गई थी लास्ट क्वार्टर में, अब बढ़ कर के वापस से 1%, मतलब पॉइंट समथिंग बढ़ गई है, यहाँ पे भी पॉइंट समथिंग बढ़ गई है। तो इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्जिनली बाय किया है एफआईआई और डीआई ने इसके अंदर। बट अभी जो सेलिंग आ रही है उससे क्लियरली पता लगता है कि जो सेलिंग के हिसाब से ये जो नंबर्स हैं आगे जाकर के आपको घटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम कोई सेल कर रहा है तो वो एफआईआई और कोई बड़ा ऑपरेटर ही सेल करता है, जिसको एफआईआई डीआईएस ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सीधा इनके इश्यूज को डिस्कस करते हैं कि क्वार्टर 3 के चैलेंजेस क्या रहे हैं। माइनिंग केमिकल का बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है और फर्टिलाइजर बिजनेस है, तीनों के अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। और रशिया का नाम आप यहाँ पढ़ रहे होगे, तो रशिया के ऊपर बेसिकली सैंक्शन लगा दिया गया था। सैंक्शन का मतलब ये होता है, जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन्होंने मिल करके क्या करते हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से कोई मटेरियल इंपोर्ट नहीं करेंगे और बाकी कंट्रीज को भी ये लोग मना करते हैं, जो भी उनके साथ देता है। तो रशिया के पास जितना भी अमोनिया बनता था, रशिया अपनी कंट्री ऑफ कोर्स बाहर तो एक्सपोर्ट कोई उनसे खरीद नहीं रहा है। तो इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हैं रशिया के साथ, तो रशिया ने क्या किया, सारा मटेरियल उठा करके इंडिया में डंप कर दिया। डंप का मतलब ये होता है कि सस्ते भाव में बेच दिया इंडिया में आकर के, क्योंकि उनको कहीं न कहीं तो बेचना है। तो ऑफ कोर्स प्राइसेज़ एक तो घट गए, घटने की वजह से एक तो वॉल्यूम तो आ ही रहा है बाहर से, प्लस प्राइस भी घट रहे हैं। तो डबल इम्पैक्ट आया टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, मतलब टैन बिज़नेस के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने
टैन जो है या फिर अमोनिया कह लो आप, उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगाया हुआ है। जब आप एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दोगे, जो जो इंडियन कंपनीज़ हैं, वो बाहर नहीं बेच सकती, प्लस बाहर का मटेरियल तो इंडिया आ ही रहा है, तो डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर। तो ये 2 बड़े रीज़न्स हैं। अब इसके ऊपर आगे जाके किस तरीके से पूरा प्ले आउट होगा, क्योंकि रशिया का जितना भी मटेरियल है, रशिया आगे जाकर के कितना मटेरियल इंडिया के अंदर अभी और क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, 25 के अंदर डंप करेगा, वो तो अब आगे जाके इनके नंबर्स ही बताएँगे। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो है 30,000 टन्स तक का जो एक्सपोर्ट है उसको अपलिफ्ट किया है अमोनिया के। तो दीपक फर्टिलाइज़र और बाकी कंपनीज़ उसको एक्सपोर्ट कर पाएँगी 30,000 टन तक। लेकिन 30,000 टन कोई बहुत बड़ी एक नंबर नहीं है, पहली चीज़ तो मतलब बहुत बड़ी एक कैपेसिटी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये भी है, दीपक फर्टिलाइज़र के पास में अभी एक्सपोर्ट लाइसेंस ही नहीं है। वो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में पता चला। एक्सपोर्ट लाइसेंस ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दीपक फर्टिलाइज़र अभी डीमर्जर से गुज़र रहा है। जब डीमर्जर होगा, तो उसके बाद में मतलब वो ऑफ कोर्स पूरा पेपर वर्क वगैरह चल रहा है और उन्होंने अप्लाई वगैरह किया हुआ है। तो क्वार्टर 2 में भी लाइसेंस नहीं था, क्वार्टर 3 में भी नहीं है। जब अपलिफ्टमेंट हो भी गई तो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। और पॉजिटिव चीज़ जो आगे जाकर के आप देख सकते हो इस बिज़नेस के अंदर, वो यही है कि जो इंडिया है वो कोल इंपोर्ट्स को बंद करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो जब आत्मनिर्भर बनेगा तो इनके जो अमोनिया का यूज़ होता हैगा कोल प्रोडक्शन के अंदर, वो इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा। जब इंडिया में ऑटोमैटिकली डिमांड बूस्ट अप हो जाएगी, तो जो इनके टैन प्रोजेक्ट्स हैं वो बेटर आगे परफ़ॉर्म करेंगे। मतलब जो इन्होंने ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बनाए हैं, जो इनके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए, वहाँ पर प्रोडक्शन आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है। एटलीस्ट मुझे लगता है 1 या 2 क्वार्टर के बाद आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वो भी जब कोल इंपोर्ट्स घटेंगे तो। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है कि मेजरली जो है स्टॉकिंग हो गई थी फार्मा के अंदर। और स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि माल जो है कंपनीज ने बहुत सारा खरीद लिया था, जो ग्लोबल प्लेयर्स थे, और वो उसको यूज करते जा रहे थे। न्यू डिमांड नहीं आ रही थी, लेकिन अब ग्रेजुअली जो है डी स्टॉकिंग हो रही है। मतलब जो करंट इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। अब न्यू इन्वेंट्री की डिमांड आ रही है, और जो प्राइसेस हैं उम्मीद है कि आगे जाकर के बाउंस बैक करेंगे। मतलब जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म की बात है, क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 FY 25 तक आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइज़र्स की अपनी एक अलग कहानी है। फर्टिलाइज़र्स की प्रॉब्लम ये है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ऑफ कोर्स ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में ही बताया, और मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि जब इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है वो किसानों को ज़्यादा देनी पड़े। जब किसान को ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी तो वो खुश रहेगा, गवर्नमेंट को वोट करेगा, तो वोट बैंक की तरह सारी चीज़ें। तो अभी क्वार्टर 3 के अंदर हुआ ये है कि पहले इनको मिलती थी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ठीक है? जिसको एनबीएस स्कीम कहते हैं ये लोग। तो उसके अंदर ये होता था कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, प्लस आप जब सब्सिडी मिलती है तो आप किसान से जो प्राइसेस चार्ज करते हो रीजनेबली चार्ज करते हो, क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट पैसा दे ही रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि पहली बात तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस होने की वजह से हुआ ये कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उनके मार्जिन्स में इम्पैक्ट आया। फिर इन सभी ने मिलकर के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि इसको जो है थोड़ा सा प्लीज रिवाइज करो, हम लोगों के मार्जिन्स बहुत इम्पैक्टेड हैं। तो पूरी इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट वगैरह करी, मतलब दे यूज द वर्ड प्लीड, प्लीड करा गवर्नमेंट के सामने। और फिर कहीं जाकर के रिटेल प्राइस रीजनेबिलिटी गाइडलाइंस आई, जिसमें इनके मार्जिन्स जो है थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने यही बोला है कि क्वार्टर 4 या क्वार्टर 1 के नंबर्स में आपको इम्पैक्ट जो है कहीं न कहीं होता हुआ नहीं दिखेगा। हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएँगे। ये सभी इश्यूज़ आ रहे हैं, और जैसे लाइसेंसिंग इश्यूज़, कंपनी के अंदर का इश्यू है, इनके पास में लाइसेंस नहीं है। एक्सटर्नल इश्यूज़ के अंदर रशिया का इश्यू है, जो कि ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। एक्सपोर्ट करना वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उस एक्सपोर्ट को रोक सकती है कि भई अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? बैन लगा सकती है उसके ऊपर। केमिकल प्राइस मतलब फर्टिलाइज़र प्राइसेज़ को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये सारे कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जिसकी वज़ह से कंपनी अभी निकल रही है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है कि ये सारे इश्यूज़, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 से 2 साल, 1-2 क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 से 2 साल की बात कर रहा हूँ। इतने लंबे समय जाके कहीं आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। नो डाउट कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बहुत सॉलिड तरीके से इम्प्रूव किया है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। आप देख सकते हो वॉल्यूम देख रहे हो यहाँ पे कितना गिर रहा है। ये टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का वॉल्यूम गिर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो ये एक और केमिकल है फार्मास्यूटिकल के अंदर, वहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बता रखी हैं। बाकी ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है मॉनसून के ऊपर, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं, अच्छा मॉनसून होता है तो उनकी जो फसलें हैं वो टाइम पे होती हैं। मतलब अगर मॉनसून डिले होकर के आए, वो एक प्रॉब्लम है, मॉनसून ज़्यादा आए, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मॉनसून जो है सही होना चाहिए, सही टाइम से होना चाहिए, तभी वो चीज़ जो है बेनिफिशियल होती है किसान के लिए भी और इन कंपनीज़ के लिए भी। क्योंकि मॉनसून गलत आता है तो इम्पैक्ट करता है इनके माइनिंग बिज़नेस को, जहाँ पर इतना बड़ा एक ये अमोनिया का बिज़नेस चलता है। क्योंकि जो खदान होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भरने से वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह जो भी काम-वाम है वो रुक जाता है। जब काम रुकेगा तो ऑफ कोर्स वो चीज़ डिले हो जाती है, तो डिमांड जो है वहाँ घट जाती है। सेम गोज़ विथ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के अंदर यही है कि अगर ज़्यादा मॉनसून होगा तो भी प्रॉब्लम,
और कम हो गया तो प्रॉब्लम है ही। तो ये सारे चैलेंजेज़ हैं। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है भाई स्टॉक के अंदर क्या करें, ठीक है? स्टॉक को अगर हम टेक्निकली देखें, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखो कंपनी जो है मुझे लगता है क्वार्टर 4 में भी प्रॉब्लम में रहेगी, ठीक है? और जो चैलेंजेज़ हैं इनके एक्सटर्नल चैलेंजेज़ जो भी आप कह लो, कहीं न कहीं डीग्रोथ होती हुई आपको रहे नज़र आएगी। तो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है। अगर आप इसके सपोर्ट लेवल्स देखोगे, तो ये अपने ये वाले सपोर्ट के आस-पास एकदम आ चुका है। इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया 520 के लेवल पे। लेकिन जिस हिसाब से डीग्रोथ हुई है 32% की, मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा-सा और गिर सकता हैगा और अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आस-पास आपको दिखेगा। 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर है? लगभग 480 के लेवल पे। तो 480 के भाव तक ये स्टॉक गिर सकता है अभी भी। तो मेरी तरफ से देखो कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं। टेक्निकली जो दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब आपको खरीदना है, बेचना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। कंपनी में देखो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफ़ कोर्स काफ़ी लंबा समय एक यहाँ पे निकल चुका है। लगभग यहाँ पे 1 डेढ़ साल यहाँ पे लोग फँसे हुए हैं काफ़ी टाइम से जो ऊपर जिन्होंने खरीदा हुआ हैगा। और किसी को अगर एवरेज डाउन करना है तो थोड़ा-सा वेट करो, जल्दबाज़ी नहीं करो क्योंकि अभी जो है स्टॉक बिल्कुल लोअर ट्रेंड में है। यहाँ पे देख रहे हो आप गिरता जा रहा है, बिल्कुल रेड कैंडल्स के अंदर चल रहा है अभी ये। जब कहीं जा कर के थोड़ा-सा स्टेबल होगा, थोड़ा बाउंस बैक करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कम से कम 15 दिन इसके प्राइस को आप देखो कि ये करता क्या है। क्योंकि रिवर्सल होने के चांसेस तो मुझे कम नज़र आते हैं अभी क्योंकि अनलेस एंड अंटिल कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा सपोर्ट आ जाए या कोई और एक्सटर्नल इवेंट हो जाए, तभी आपको यहाँ पर इसमें कोई रिवर्सल नज़र आएगा। अनलेस एंड अंटिल ये स्टॉक गिरेगा और गिरते-गिरते कहीं न कहीं थोड़ा साइडवेज़ कंसोलिडेशन आपको दिखाएगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पे गिरा, कंसोलिडेशन दिखाया, बाउंस बैक करने की कोशिश करी स्टॉक ने, रिजल्ट खराब आया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ कहीं तक स्टॉक ये आ सकता है 470 और अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए, अगर एफआईआईडीआर ने और माल इसके अंदर बेचा, तो ये कहीं न कहीं स्टॉक आपको 400 के भाव भी दिखा देगा। तो किसी को बाय करना है तो ये स्टैगर्ड वे में करो। अगर आपको डाउनवर्ड एवरेजिंग करनी है, आपने यहाँ कहीं खरीदा है, आप स्टॉक में फँस गए हो, आपको डाउनवर्ड एवरेजिंग करनी है, तो कम-कम क्वांटिटीज़ आप इसमें ऐड करते जाना, बल्क बाय इसमें नहीं करना। अनलेस एंड अंटिल कोई फ्रेश पोज़ीशन बना रहा है, तो आप ऑफ कोर्स नीचे के भाव पे तो आप बल्क बाय कर सकते हो। आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तभी। शॉर्ट टर्म व्यू वाले इसमें एंटर ना हो क्योंकि ये हाइली इम्पैक्टेड स्टॉक है। जैसे मैंने आपको बता दिया मॉनसून है, गवर्नमेंट इलेक्शन है, रशिया-यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस वगैरह ये वो सब कुछ। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा चमत्कार इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, फिक्स्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा है, कैश एंड वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा है, कंपनी का व्यू बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट समझदार है, उनको अपने बिज़नेस की अच्छी नॉलेज है और अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनोगे तो आपको काफ़ी इसमें आइडिया लगेगा कि और भी बहुत तरीके की चीज़ें वो लोग करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेटेड ये है पूरी इसकी एनालिसिस। आपको वीडियो में अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई कमेंट करें आपको उसमें वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा, ठीक है? कोई अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वो लिखें इसके अंदर। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका और कोई क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड आप वो भी लिखना, मैं आपको वो भी आंसर करूँगा। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जैसे आपको फाइनेंशियल जैसे ये स्टॉक गिर गया आएगा, एयू फाइनेंस किस तरीके का स्टॉक है आपको पता लगेगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से स्टॉक को देख सकते हो आप, ठीक है? मैंने एसबीआई कार्ड, एंजल वन, आवास फाइनेंसर्स ये सभी अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे काफ़ी सारे कवर करे हुए हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। आप ज़ोमैटो भी देख सकते हो क्योंकि इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये सभी रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएँगे, पुराने एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।